हमने दर्पण पर कई सारे विषयों पर चर्चाएं की, दर्पण की कई सारी चीज़ों को जाना। दोस्तों, आज दर्पण के मुख्य बिंदु पर हम प्रकाश डालेंगे। दोस्तों, दर्पण का मुख्य बिंदु अर्थात दर्पण का एक अभिन्न अंग, जिसकी आज हम बात करेंगे। दोस्तों, दर्पण का एक अभिन्न अंग अर्थात दर्पण की कुछ दूरियों के बीच संबंध है, आज हम इसका परिकलन करेंगे। दोस्तों, दर्पण की फोकस दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी और दर्पण से वस्तु की दूरी के बीच हम संबंध ज्ञात करेंगे कि इन तीनों के बीच में क्या संबंध होता है। अर्थात दर्पण की फोकस दूरी f और दर्पण की प्रतिबिंब v और दर्पण से वस्तु की दूरी u में संबंध ज्ञात करेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं दर्पण की इन दूरियों के बीच में क्या संबंध होता है। और ये संबंध गोलीय दर्पण के लिए है, तो आइए देखते हैं। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f कामा प्रतिबिंब से दर्पण की दूरी v कामा वस्तु की दर्पण से दूरी u में संबंध। u में संबंध। दोस्तों, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द स्फेरिकल मिरर। जो गोलीय दर्पण होते हैं, ये उसका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके द्वारा हम बहुत सारे न्यूमेरिकल को करेंगे। तो दोस्तों, जानते हैं आइए कि क्या होता है इन दोनों के बीच, इन तीनों के बीच में संबंध। तो दोस्तों, हम बात करते हैं गोलीय दर्पण की। तो गोलीय दर्पण में दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा अवतल गोलीय दर्पण, एक होता है हमारा उत्तल गोलीय दर्पण। तो दोस्तों, हम सर्वप्रथम अवतल गोलीय दर्पण द्वारा इन तीनों के बीच में संबंध ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों, अवतल दर्पण द्वारा आइए हम संबंध ज्ञात करते हैं। दोस्तों, सबसे शॉर्ट मेथड और सबसे सरल मेथड बताने जा रहा हूं। तो सर्वप्रथम हम अवतल गोलीय दर्पण को बनाएंगे। दोस्तों, अवतल दर्पण वह दर्पण होता है जो बीच में क्या होता है, धंसा होता है। अवतल दर्पण वह दर्पण होता है जो बीच में धंसा होता है, अर्थात जिसके धंसे हुए भाग से परावर्तन होता है। तो बनाते हैं अवतल दर्पण। दोस्तों, ये इसके धंसे हुए भाग से परावर्तन होगा और उभरे हुए भाग में ये जो लाइन बनी हुई है, ये दिखाती है कि इसके उभरे हुए भाग में पॉलिश की गई है, अर्थात पेंट किया गया है उभरे हुए भाग में। तो जो परावर्तन होगा वो इसके धंसे हुए भाग से होगा। तो दोस्तों, ये दर्पण का जिस भाग से दर्पण के परावर्तन होता है उस भाग को दर्पण का द्वारक कहा जाता है। इतने ही भाग से दर्पण का परावर्तन हो सकता है। अब तो ये भाग दर्पण का द्वारक कहलाएगा, जिसे हम m1 और m2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दोस्तों, दर्पण के द्वारक का जो केंद्र बिंदु होता है वो दर्पण का ध्रुव कहलाता है। इसे हम P से P फॉर पोल और P से रिप्रेजेंट करते हैं। दोस्तों, जो इसका दर्पण का जैसे ये दर्पण बनाया गया तो ये गोले के तरीके है, और गोला बनाते वक्त गोले का सेंटर होता है अर्थात केंद्र होता है, तो उसको
सेंट्रल कहेंगे, अर्थात सी से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये होता है दर्पण का वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा दोस्तों, यह वक्रता केंद्र और गोली दर्पण के परिध को मिलाने वाली है, गोली दर्पण के द्वारक के किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा दोस्तों क्या होती है, वक्रता त्रिज्या। इसे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये दोस्तों हमारी वक्रता त्रिज्या। और दोस्तों हमने एक फार्मूला ड्राइव किया था F बराबर R/2, अर्थात वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी की दुगना होती है, तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो ये यहां पर हो जाएगा F। तो दोस्तों ये हो गया हमारा F। अब दोस्तों आगे की बात करते हैं। तो दोस्तों जब फोकस क्या होता है, तो फोकस वह बिंदु होता है जब दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें, जैसे ये मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश किरण गई है, दोस्तों जैसे ये मुख्य अक्ष के समांतर जो है प्रकाश किरण गई है, ये मान लिया यहां कोई वस्तु AB रखी हुई है, और इस AB वस्तु से जो प्रकाश किरण निकल रही है, ये वाली, ये प्रकाश किरण गई और दर्पण में जाके टकराई, और टकराने के पश्चात जब ये होकर जाती है तो ये कहां से जाएगी, अगर समांतर गई है तो दोस्तों फोकस से होकर जाएगी। ये दोस्तों फोकस से होकर जा रही है। जब दोस्तों ये फोकस से होकर जा रही है तो ये फोकस से होकर सीधे निकल जाएगी। अब दोस्तों दूसरी प्रकाश किरण हमें पता था कि यदि ये स्थिति हमने पढ़ाई थी दर्पण में प्रतिबिंब बनने की स्थिति में, कि हमने यदि दर्पण के वक्रता केंद्र के पीछे यदि कोई वस्तु रखी है तो दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, और जब ये प्रकाश किरण जाएगी तो ये दोस्तों उसी मार्ग पर वापस लौट आएगी। ये ऐसे गई और ऐसे ये उसी मार्ग पर वापस लौट आई। तो दोस्तों ये ऐसे गई और ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर जो आ रही थी वो तो फोकस से होकर चली गई। अब जो वक्रता केंद्र से होकर वह आ रही थी वो उसी मार्ग पर वापस लौट आती है। तो दोस्तों देखते हैं कि जब दोनों किरणें आपस में एक बिंदु पर मिलती हैं, उसी बिंदु पर प्रतिबिंब बनता है। इस बिंदु को दोस्तों प्रतिबिंब बिंदु कहा जाता है। तो मान लिया यहां पर ये बिंदु है, ये दोस्तों, और इस बिंदु पर इस AB वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। कैसा प्रतिबिंब दोस्तों, उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। देखिए उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है, और दोस्तों कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, छोटा बन रहा है। तो ये हो गया AB वस्तु का। तो हमारा A' जो है दोस्तों वो नीचे की ओर और B' ऊपर। ये वस्तु ऐसे खड़ी थी और इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है दोस्तों ऐसे बन रहा है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, यदि हम बात करें दोस्तों, तो अगर हम यहां से एक डॉटेड लाइन खींच दें ऐसे, तो कोई दिक्कत। और यदि यहां पर हम पॉइंट M डाल दें, जहां पर ये हुई थी, क्या हुई थी, गिरी थी और यहां से रिफ्लेक्ट हुई थी, तो इस बिंदु पर डाल दें M, और यहां पर अगर हम दोस्तों डाल दें S, तो कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम दोस्तों देखते हैं कि सबसे सरल मेथड में हम इसके फार्मूले को या इनके संबंध को कैसे ज्ञात करेंगे, क्या भाषा लिखनी है इसमें या क्या हमें इसमें दर्शाना है, आइए देखते हैं। तो दोस्तों कुछ नहीं करना, हमें सर्वप्रथम हमें क्या करना है कि एक जो हमें भाषा लिखनी है वो कुछ नहीं लिखनी है, जैसी जैसी क्रिया हम करते जाएं वैसा वैसा बस हम याद करते जाएं या लिखते जाएं। तो दोस्तों सर्वप्रथम हमने क्या किया कि हमारा जो द्वारक था वो अवतल दर्पण M1 M2 द्वारक का एक अवतल दर्पण लिया, और जिसके वक्रता केंद्र के पीछे एक AB वस्तु रखी गई, एक कुछ नहीं बस एक M1 M2 द्वारक का अवतल लेंस है, दर्पण है दोस्तों, दर्पण है, अवतल दर्पण है।
तो दोस्तों जब ये दर्पण है तो ये प्रकाश किरणों को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, जिसके मुख्य अक्ष में रखी वस्तु से AB वस्तु से एक प्रकाश किरण निकलकर दोस्तों फोकस से होकर जाती है। कुछ नहीं किया दोस्तों, देखिए ये प्रकाश किरण थी, हमने बस इतना बताया कि जो ये प्रकाश किरण जा रही थी ये फोकस से होकर वह परावर्तित होकर फोकस से होकर जाती है। अब क्या कर देंगे, कुछ नहीं, अब हम कर देंगे एक प्रकाश किरण दोस्तों वस्तु से निकलकर कहां से होकर जाती है, वक्रता केंद्र से होते हुए उसी मार्ग पर वापस लौट आती। वस्तु से निकलकर वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण पर परावर्तित होकर उसी मार्ग पर वापस आ जाती है। ये हो गई बात दोस्तों। अब हम देखते हैं, जब दोस्तों वापस आ जाती है तो ये दोनों यहाँ पर मिलते हैं और इस बिंदु पर दर्पण का प्रतिबिंब बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है दर्पण के द्वारा। अब दोस्तों हम बात करते हैं, आप लोग देख रहे होंगे कि जैसे हमने इस बिंदु पर दो ट्रिंगल बन रहे हैं, ट्रिंगल का मतलब दो त्रिभुज यहाँ पर बन रहे हैं और दो एंगल बन रहे हैं। एक एंगल है ये वाला, वो है 90 डिग्री का, और दोस्तों ये वाला भी एक सीधी रेखा पर एक लंब है, तो ये वाला भी 90 डिग्री का होगा। दोस्तों ये भी हमने एक लंब डाला है और ये भी एक 90 डिग्री का होगा। अब हम दोस्तों अगर हम बात करें तब वापस आ जाती, तब त्रिभुज दोस्तों, तब हमने त्रिभुज कौन सा लिया, ए बी और सी, यहां पर जो ये वक्रता केंद्र था ये सी था, तब त्रिभुज ए बी सी और एक त्रिभुज हम ले लेंगे सी बी डैश ए डैश और सी बी डैश ए डैश। दोस्तों हमने दो त्रिभुज लिए, एक ए बी सी और एक ले लिया सी बी डैश ए डैश। अब हम दोस्तों क्या करते हैं, ये हो गए हमारे दोनों त्रिभुज। अब हम बात करेंगे दोस्तों, देख रहे होंगे कि अगर हम इसको और बड़ा करते तो ये वाली दूरी भी और बढ़ जाती, तो मतलब ये त्रिभुज और इस त्रिभुज में कुछ देख रहे होंगे, इसका एक एंगल 90 डिग्री, इसका भी एक एंगल 90 डिग्री। दोस्तों जैसे इसका एक एंगल जो ये वाला एंगल है दोस्तों, उसी वही ये वाला एंगल है। क्यों, क्योंकि दोनों आमने सामने के एंगल है और क्या, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। ये हो गई दोस्तों दोनों बात। तो अब हम लिखते हैं त्रिभुज सी बी ए में एंगल ए बी सी
इज इक्वल टू एंगल सी बी डैश ए डैश। दोस्तों ये दोनों कितने डिग्री के, 90 डिग्री के हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, समकोण है। अब हम दोस्तों दूसरा लिखते हैं, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू बी डैश सी ए। ए सी बी इज इक्वल टू बी डैश सी ए डैश। अब दोस्तों हम बात करते हैं जब ये दोनों लगभग लगभग कह रहे हैं हम कि ये एंगल, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल इसके बराबर है इस वाले एंगल के, और ये वाला एंगल इसके बराबर है, टोटल बराबर है। क्यों? क्योंकि ये आमने सामने का एंगल है और ये दोनों 90 डिग्री के हैं, तो एक दूसरे के बराबर होंगे। तब दोस्तों सॉरी समरूप समरूप त्रिभुज है कौन, ट्रिंगल ए बी सी, मतलब त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज सी बी डैश ए डैश समरूप त्रिभुज है। पुस्तक में ए बी सी समरूप और सी बी डैश ए डैश। अब दोस्तों जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, लगभग लगभग एक रूप के हैं, तो दोस्तों जो इस भुजा में परिवर्तन होगा वो इस भुजा में परिवर्तन होगा रियल है। तो दोस्तों जब परिवर्तन होगा तो वो किस तरीके से होगा, आइए देखते हैं। तो दोस्तों तो देखिए परिवर्तन होगा कैसे, अर्थात ये भुजा बदलेगी तो ये वाली भुजा बदलेगी, अर्थात ए बी में जो परिवर्तन होगा वही परिवर्तन होगा आप हमारी ए डैश और बी डैश में। तो ए बी अपान ए डैश बी डैश इज इक्वल टू, अब दोस्तों जो परिवर्तन इसमें होगा वही परिवर्तन दोस्तों इसमें होगा, तो बी सी अपान बी डैश सी हो गई दोस्तों इसकी बात। अब अगर दोस्तों हम त्रिभुज, ये हो गई इसकी बात कि ये वाली भुजा परिवर्तित होगी तो ये वाली भुजा परिवर्तित होगी, ये वाली परिवर्तित होगी तो ये वाली दोस्तों ये वाली परिवर्तित होगी। अब हम बात करते हैं दोस्तों इस वाले ट्रिंगल की, इसकी और इसकी, इस त्रिभुज की और इस त्रिभुज की। तब बात करते हैं दोस्तों त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश और एफ तथा एम एस एफ, त्रिभुज एम एस और एफ। दोस्तों अब हम बात करते हैं इस त्रिभुज की और इस त्रिभुज की। दोस्तों इसका भी ये वाला एंगल 90 डिग्री और इसका भी एक एंगल 90 डिग्री। तो दोस्तों हम कह सकते हैं, अब इसमें हम क्या करें, इसको देखते हैं। तो दोस्तों आइए देखें, एंगल, इसको P को हम थोड़ा पास में लिख देते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी, तो ए डैश बी डैश एफ। दोस्तों जो ए डैश बी डैश एफ है वो किसकी, एम एस एफ और इज इक्वल टू 90 डिग्री। दोनों कोण कितने के हैं, 90 डिग्री के। अब दोस्तों ये वाला जो एंगल है वो एंगल है इसके बराबर। तो दोस्तों एंगल ए डैश एफ बी डैश इज इक्वल टू है एम एफ एस और दोनों कैसे कोण है, फिर दोस्तों शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख
विमुख कोण। तो ये दोस्तों दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। तो अब दोस्तों दो कोण आपस में बराबर है। तो अब देखिए जो परिवर्तन वही है जैसे इसमें कि जो परिवर्तन इस भुजा में होगा वही परिवर्तन दोस्तों फिर इसमें होगा। तो अब दोस्तों एम एस जो है वो अगर परिवर्तित होगी तो ए डैश बी डैश परिवर्तित होगी। और यदि दोस्तों एफ एस परिवर्तित होगी तो एफ बी डैश भी परिवर्तित होगी। ये हो गया दोस्तों। अब हम बात करें दोस्तों, आपको पता है कि जो ये भुजा है वो समांतर गई है। तो दोस्तों जो ए बी दूरी है वो एम एस दूरी के बराबर है। क्यों? क्योंकि जो ए एम और ए बी एस, ए एम या पी बी जो दोनों रेखाएं हैं या दोनों वो है लाइन, वो क्या है एक दूसरे के समांतर है। तो ए बी की जो ये दूरी है वो एम एस की दूरी के बराबर होंगी। तो लिख देंगे यहां से कि रेखा नहीं ए बी इज इक्वल टू एम एस, क्योंकि ए बी एम एस के बराबर है, क्योंकि ए एम और ए एम और बी पी समांतर है। तब दोस्तों अब आगे, तो दोस्तों इस वाले इक्वेशंस में इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल दें और इसको इक्वेशन सेकंड डाल दें। तो अब हम इक्वेशन सेकंड में देखें तो एम एस की जगह क्या लिख सकते हैं ए बी। तब इक्वेशन सेकंड में अर्थात समीकरण सेकंड में दोस्तों ए एम एस की प्लेस पर क्या लिख सकते हैं ए बी अपान ए डैश बी डैश इज इक्वल टू एफ एस अपान एफ बी डैश। इसको हमने ऐसे ही लिख दिया। अब दोस्तों देखें यदि तो हम अगर कंपेयर करें तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण थर्ड में अगर कंपेयर करें तो देखते हैं दोस्तों दोनों के लेफ्ट हैंड साइड कैसे हैं, इक्वल हैं। तो हम कह सकते हैं कि दोनों के राइट हैंड साइड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो समीकरण फर्स्ट व थर्ड की तुलना से ए बी दोनों के बराबर है, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड दोनों के बराबर है। ए बी अपान ए डैश बी डैश दोनों के एक है, तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों के एक है और लेफ्ट हैंड साइड दोनों के एक है, तो राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएंगे। तो बी सी अपान बी डैश सी इज इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों एफ एस अपान एफ बी डैश। इतना दोस्तों नोट कर लीजिए। अब दोस्तों इधर का हम इरेज कर दें। तो दोस्तों ये हमने देखा बी सी अपान बी डैश सी इज इक्वल टू एफ एस अपान एफ बी डैश। तो अब क्या कह सकते हैं हम, बी सी हम यहां से फिर से लिख लेते हैं कि बी सी अपान बी डैश सी इज इक्वल टू था एफ एस अपान एफ बी डैश। अब दोस्तों यहां से हम एक अलग इक्वेशंस की ओर बढ़ेंगे। अब दोस्तों इक्वेशंस क्या है,
कि अगर ये दोस्तों ये जो द्वारक है दर्पण का, अगर ये छोटा होता, कैसा होता है, छोटा, जैसे हम एग्जाम्पल में आपको बताएं कि ये दर्पण जो इतना बड़ा था, अगर दर्पण दोस्तों इतना बड़ा होता, दिख रहा होगा आप लोगों को कि दर्पण यदि इतना बड़ा होता, और दर्पण का दोस्तों केंद्र यही होता है, इतना बड़ा। अब दर्पण की फोकल दूरी दोस्तों यहाँ होती, ये होता वक्रता केंद्र। अब दर्पण के सामने दोस्तों वस्तु ऐसी रखी होती, ये वस्तु रखी होती, वस्तु से जब प्रकाश किरण दोस्तों निकलती तो वो मुख्य अक्ष के इस तरीके समांतर जाती। अब समांतर जाने के बाद वो परावर्तित होती, तो परावर्तन के पश्चात दोस्तों वो कुछ इस तरीके से निकल के आती है और एक प्रकाश किरण जाती ऐसे होकर। तो दोस्तों देखा होगा लगभग जो ये वाली दूरी है एफएम दूरी और एफपी दूरी लगभग दोस्तों क्या हो रही है, बराबर हो रही है। तो दोस्तों जो एफएम दूरी है और ये पीएफ दूरी एक दूसरे की क्या है, बराबर है। अर्थात जो ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट कहाँ आ जाएगा, इस पॉइंट पर आ जाएगा। तो ये वाला पॉइंट अत्यंत छोटे द्वारक की वजह से जो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण टकरा रही है एम बिंदु पर, ये एम बिंदु पर टकराने के बजाय ये पी के आसपास लगभग एमएफ दूरी पीएफ दूरी के बराबर हो जाएगी। तो दोस्तों लिख देंगे, यदि दर्पण का द्वारक अत्यंत छोटा हो, अत्यंत का मतलब बहुत ही छोटा हो, तो ये जो एम बिंदु है ये यहां पर आ जाएगा। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो पीएफ दूरी है वो एमएफ दूरी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। क्योंकि देखो दोस्तों पीएफ दूरी और एमएफ दूरी लगभग बराबर हो जाएगी, अर्थात ये जो एम पॉइंट है ये पी पॉइंट पर आ जाएगा। तो पीएफ इज इक्वल टू हो जाएगा एम एफ के। जब पीएफ एमएफ के बराबर हो जाएगा तो दोस्तों जहां हमने ये जो पीएफ दूरी ली है वो एमएफ दूरी के बराबर हो जाएगी। तो अब हम दोस्तों देखते हैं, और जो ये एफ एस पॉइंट है, ये एस पॉइंट कहां आ जाएगा, पी के पास, अर्थात यही पॉइंट यहां पर आ जाएगा। तो ये एफ एस इज इक्वल टू हो जाएगी पीएफ के। तो समीकरण फोर्थ में रखने पर, समीकरण फोर्थ से हम क्या कह सकते हैं कि एफ एस जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, पीएफ के। तो दोस्तों बीसी इज इक्वल टू बीसी अपान बी डैश सी इज इक्वल टू एफ एस की जगह क्या रख देंगे, पीएफ अपान एफ बी डैश। अब दोस्तों अब हम यहां पर कुछ लिखते हैं और कुछ बात करते हैं। दोस्तों जो दर्पण की फोकल दूरी है, पहला नोट है, दर्पण की फोकल दूरी। दोस्तों देखा होगा जब चिन्ह परपाटी का नियम इस पर इस्तेमाल करेंगे, अर्थात जो हमें चिन्ह बताएगा, तो दोस्तों इस तरफ की सारी दूरियां x प्लस होती हैं और इस तरफ की सारी दूरियां माइनस होती है। फोकल दूरी किस तरफ है, दर्पण की इस तरफ, अर्थात बाईं तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड है। तो ये जो f दूरी होगी ये कैसी होगी, माइनस की होगी, तो माइनस f। दर्पण की फोकल दूरी अर्थात pf इज इक्वल टू माइनस एफ। अब अगर हम दोस्तों बात करें पीएफ इज इक्वल टू माइनस एफ, ये हो गई हमारी फोकस दूरी। अब दर्पण से
वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी वो क्या है, पीबी। पीबी भी इसी तरफ है तो ये भी क्या हो जाएगी, माइनस का यू। अब दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी जो दोस्तों है वो दोस्तों है हमारा क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। ये हमारा प्रतिबिंब बन रहा है, पीबी डैश है, तो पीबी डैश इज इक्वल टू हो जाएगा v। अब दोस्तों हम इस इक्वेशन पर क्या कर देंगे, वैल्यू पुटअप कर देंगे। आइए देखते हैं आगे। दोस्तों बहुत ही सिंपल मेथड है इसका। अब हम वैल्यू रखते हैं। तो दोस्तों हमारे सामने जो इक्वेशन से मिली थी हमको, वो मिली थी BC अपान, ये देखो BC अपान B डैश C इज इक्वल टू PB अपान PB डैश। अब दोस्तों हमें BC की तो दूरी दी नहीं गई है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, अब हम BC कैसे, तो दोस्तों PB में इतनी दूरी, दोस्तों ये PB थी और इतनी दूरी हटा दें तो BC की दूरी मिल जाएगी। तो दोस्तों कुछ नहीं, बस इसमें कर देंगे PB माइनस PB पूरी दूरी, और ये माइनस कर देंगे PC। PC हमारी क्या, वक्रता त्रिज्या, अपान अब B डैश C दोस्तों, B डैश C, ये B डैश C भी हमको नहीं पता है, तो हम क्या करते हैं, PC, ये PC दूरी को क्या करते हैं इसमें माइनस, तो PC माइनस है PB डैश की, ये हो गया दोस्तों। अब PB दूरी, PB PF थी, सॉरी दोस्तों यहाँ पर F है, ये देखिए F है यहाँ पर। तो अब क्या करें, PF दूरी दोस्तों हमको पता है, तो PF को ऐसे रख दें। अब दोस्तों B डैश P, अब ये भी हमें नहीं पता है, तो दोस्तों ये क्या, इसको क्या करें, इसको यहां पर भी थोड़ा सा FB डैश था, FB डैश ये वाली भी नहीं पता थी, तो इसको क्या करते हैं, PB डैश माइनस का PF। ये देखिए दोस्तों इक्वेशंस मिल चुकी हैं, सारे मान हमको पता है। PB की जो दोस्तों दूरी है वो माइनस का U है। अब हम वैल्यू पुटअप करेंगे, तो जो PB की जो दूरी थी वो माइनस का U है, अब PC की जो दोस्तों दूरी थी वो PC की दूरी वक्रता त्रिज्या है, और F बराबर होता है दोस्तों R/2, और R बराबर हो जाएगा 2F। ये देखिए दोस्तों R बराबर 2F, और PC हमारी वक्रता त्रिज्या थी, तो R बराबर 2F, तो यहाँ PC के स्थान पर माइनस का 2F रखेंगे। अब PC फिर आ गया, तो फिर नीचे दोस्तों माइनस का 2F रखेंगे, और PB डैश की प्लेस पर माइनस का V रख देंगे। ये हो गया। अब दोस्तों फिर PF, तो PF की दूरी फोकस दूरी थी, और वो हमारी माइनस का F थी। अब PB डैश दोस्तों, PB डैश की दूरी V थी, और PF की दूरी दोस्तों फिर माइनस का F थी। ये रख गए दोस्तों सब पूरे मान। अब हम पहले इंटीगर का मल्टीप्लाई करते हैं, अर्थात चिन्हों का हल करते हैं। तो U माइनस का प्लस माइनस माइनस
माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे दोस्तों, और दोस्तों माइनस का 2f, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। अब इधर ऐसे ही देख लेंगे तो यह माइनस का आ जाएगा v, पीबी डैश की जो दूरी थी वो v थी, माइनस का v थी, ये माइनस का v कर देंगे और प्लस का f हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। अब हम इनका क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, तो u और v में मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस का दोस्तों ऐसे लिख दें हम, और इसका अगर इसमें लाएंगे तो ये आ जाएगा v प्लस एफ, और इज इक्वल टू माइनस का f, और ये उधर चला जाएगा तो माइनस का 2f प्लस v। अब दोस्तों हम केवल मल्टीप्लाई कराते हैं, तो u का v के साथ मल्टीप्लाई, माइनस का uv, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे दोस्तों, u का f के साथ तो माइनस का uf, अब प्लस माइनस, माइनस का 2fb, अब प्लस प्लस 2f स्क्वायर। अब दोस्तों इधर करा लीजिए ऐसी, तो माइनस माइनस प्लस 2f स्क्वायर, अब माइनस का fb। अब दोस्तों इनको हम कर देंगे, देखो 2f स्क्वायर इक्वल के उस तरफ भी 2f स्क्वायर है, तो 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। अब दोस्तों uv माइनस uf, अब इसको उस तरफ भेज दो दोस्तों, तो ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो fb माइनस का, और ये प्लस का आ गया 2fb। तो ये दोस्तों ये वाला टर्म इक्वल के उस तरफ गया तो प्लस का हो गया। अब आगे की बात करें तो uv माइनस uf इज इक्वल टू माइनस का fb और प्लस का 2fb, तो हो जाएगा प्लस का fb, माइनस हो जाएंगे दोस्तों, प्लस माइनस माइनस तो fb आ जाएगा। अब दोस्तों हम क्या करें, इसको सही से लिखें, तो ये क्या हो जाएगा, uv इज इक्वल टू fv माइनस uf, नहीं प्लस uf, ये uf उधर चला गया दोस्तों, कुछ नहीं करना है, अब बस हमें uvf का दोनों पक्षों में भाग दे देना है। uvf का दोनों पक्षों में भाग देने पर, तो दोस्तों एक पक्ष ये और एक पक्ष ये, दोनों पक्षों में uvf का भाग दे दें, तो uv अपान uvf और इज इक्वल टू fv प्लस uf अपान uvf। अब दोस्तों हम इनको दोनों को क्या कर लें, अलग अलग कर लें, तो ये हो जाएगा uv। अब दोस्तों देखो इसको हम कट कर दें इधर से, तो ये u से u कट हो जाएगा और v से v कट हो जाएगा, तो 1/f इज इक्वल टू आ जाएगा fv। अब दोस्तों इनको अलग अलग कर लें, तो इसके नीचे आ जाएगा uvf और इसके नीचे भी uvf आ जाएगा। देखो दोस्तों इसमें भी यदि हम कट करें तो इसका f से f कैंसिल हो जाएगा, v से v कैंसिल हो जाएगा, और इसमें f से f कैंसिल हो जाएगा, u से u कैंसिल हो जाएगा, तो दोस्तों आ जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। दोस्तों यही हमारे दर्पण की फोकस दूरी और वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी के मध्य संबंध है।
तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोग सारी चीज़ें जो हमने बताई हैं आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ नई चीज़ों के साथ जो दर्पण से ही रिलेटेड होंगी। अभी हमने दूसरे दर्पण के बारे में नहीं जाना, अर्थात उत्तल दर्पण के। तो आशा करता हूँ कि दूसरे जो वीडियो में उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की घटनाओं को हमने बता दिया था। अब उत्तल दर्पण में फोकस दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी और वस्तु दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी के बीच में संबंध जो है वो दर्शाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।